Hey guys, it's Meet and I'll be teaching you biology. Welcome to our channel. हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज मतलब 11th-12th की फॉर नीट, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है माइक्रोब्स विच आई विल बी टीचिंग यू. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई जस्ट वांना टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट बायोलॉजी एंड नीट रिलेटेड. सो हाँ, सबसे पहली चीज़ बायोलॉजी एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. इफ़ यू आप रियली आपको अगर इंटरेस्ट है बायोलॉजी में और इसलिए आपने लिया है बायोलॉजी इन 11th, तो आई गेस बायोलॉजी वुड बी वेरी इजी फॉर यू. सबसे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो नीट में, तो दैट वुड बी इन बायोलॉजी. इफ़ यू वांट टू स्टडी समथिंग न्यू ना, तो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो. आपको 11th से लेकर 12th में आपको बहुत ही अलग अलग चैप्टर्स आने वाले हैं. इट वुड बी डिफरेंट चैप्टर्स. आप 11th से स्टार्ट करोगे, 12th से स्टार्ट करोगे. 11th में आपको फिजियोलॉजी आएगा, प्लांट एंड एनिमल दोनों का. तो देर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, यू विल रियली इन्जॉय इट. तो बिफोर स्टार्टिंग इवन माइक्रोब्स इज रियली वेरी इजी चैप्टर. और जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम खुद भी कर सकते हैं. नो डाउट यू कैन डू, बट द ओनली थिंग आई विल बी टीचिंग यू इज दैट कि यू विल जस्ट गेट टू नो एक चैप्टर को और इजी तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे याद रखा जा सकता है. तो आई हेल्प यू इन दैट. एंड अगेन देखो, जैसे कि अगर आपको नहीं पढ़ना है पूरा चैप्टर, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा लंबा, अगर यू नीड टू सेव योर टाइम वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, और जहाँ भी आप कर सकते हो सेव, यू शुड सेव इट. तो हम डिस्क्रिप्शन में आई विल जस्ट गिव यू ऑल द टाइम लाइन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो यू कैन चेक आउट दैट. एंड अगेन सी, ये चैप्टर इज़ वेरी इजी. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और तो वैसे डेप्थ में क्लियर होगा पूरा चैप्टर. मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगा जहाँ रिक्वायरमेंट है, एंड मैं हाईलाइट करा दूंगा आप लोगों को. तो जिधर भी रिक्वायर्ड होगा वो हाईलाइट करा दूंगा. तो आप वो अपने टेक्स्ट बुक में भी हाईलाइट कर देना, बिकॉज दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई विल बी स्टार्टिंग नाउ अवर चैप्टर. सो गेट रेडी एंड अच्छे से जोश से पढ़ना. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. सो नाउ माइक्रोब्स, ओके, सबसे पहले तो फ़र्क समझते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच में. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस के मैक्रोस्कोपिक इज समथिंग के वी कैन सी विद आवर नेकेड आइज, वॉट एवर सी, द टेबल you see, what are you on the screen which you are using, that mobile phone, that is all microscopic because हम उसको देख सकते हैं अपनी आँखों से. Now microscopic is something which we cannot really see with our naked eyes. अब जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई है, और फंगाई डेमोक्रेटिक कंट्री अपने हिसाब से आप प्रोनाउंस कर सकते हो. तो वट एवर इट इज़, और वायरसेस, अभी कोरोना चल रहा है, दैट्स ऑल्सो वायरस. तो दैट थिंग यू जस्ट कैनॉट सी विद योर नेकेड आइज. अब मैं वैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ अपनी नेकेड आई से देख सकते हो. तो दैट ऑल कम्स अंडर मैक्रोस्कोपिक. अब क्या होता है कि अब जैसे आप अपने फर्स्ट पेज में देखोगे कि उसमें ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया हो, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अब क्या होता है मैक्रोस्कोपिक, अब लिविंग थिंग्स, तो जैसे कि हम हैं, तो we just cannot live in very extreme environments. Now what is extreme environments? बहुत सर्दी है या फिर बहुत ही गर्मी है, this you can see 100 degree Celsius is something which is an extreme heat, we can say. बहुत ही गर्मी होती है, तो वो हम उधर नहीं रह सकते. तो I will say this is a bit extreme for us. बहुत ही सर्दी है, -1000 degrees, तो -100 डिग्री सॉरी. तो वैसे 100 बोला ना, ओके. तो शायद उधर भी we cannot survive, but some microbes can survive in this extreme habitats, तो which makes them special. अब वो सब अगर आप पढ़ के आ रहे हो 11th से, तो आपको ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा, उसमें आर्की बैक्टीरिया होते हैं, फिर उसमें थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स, फिर मिथेनोजेंस होते हैं. दे ऑल कैन सर्वाइव इन दिस कंडीशंस, जिसमें मैक्रोस्कोपिक नहीं कर सकते. थर्मो एसिडोफाइल्स या दैट इज हेलोफाइल्स, सॉल्टी एरियाज में रहते हो. तो दिस ऑल थिंग्स जो मोस्टली सिर्फ माइक्रोब्स रह पाते हैं. नाउ ओके, इस फर्स्ट पेज के अंदर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ये देखो कि माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआज, ओके, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स, एंड ऑल prions are something very special things, they are just proteinaceous infectious agents. अब जो समझना है हमें कि एज आई सेड के माइक्रोब्स
आर माइक्रोस्कोपिक, जो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते. बट फर्स्ट पेज में हमें दिया हुआ है कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज. तो ये समझना है कि अगर हम ऐसे लेबोरेटरी में हम अगर बैक्टीरिया और फंगाई को ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम देके, ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम वट एवर इट इज़, तो वी कैन सी देम विद नेकेड आई, क्योंकि वो ऐसे कॉलोनीज फॉर्म कर देते हैं. एंड सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम उससे हम उनका बिहेवियर एंड ऑल, उनका अलग अलग चीज़ें लाइक जैसे कि पेनिसिलियम बनी थी तो वो आगे आएगा, बट दैट ऑल थिंग्स वी जस्ट गेट इट फ्रॉम दिस थिंग. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पेज. अब सेकेंड पेज इज क्वाइट अ बिट आई वुड से इंटरेस्टिंग बिकॉज सेकेंड पेज में ना सिर्फ डायग्राम है, तो सब लोग ऐसे देख के बोलते होंगे कि इट्स नॉट, इट वुडंट बी इम्पॉर्टेंट एंड ऑल. बट नाउ आई जस्ट, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट बन सकता है और कैसे इसमें से क्वेश्चन आएगा. तो शायद 99% लोग इसको गलत करके आ सकते हैं. तो देखो नाउ जो 10.1 का जो फर्स्ट है लाइक 10.1 का ए और बी, तो उसके अंदर दिया हुआ है कि ये पहला वाला बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड है, दूसरा स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया है और थर्ड फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया है. तो अब इसके अंदर क्या है कि ये जो मैग्नीफाइड दिया हुआ है ये नीचे 1500x और 1500x ये जो भी है और 50,000x. अब आई डोंट थिंक ये इतना कुछ मैटर करता है क्योंकि ये बस आज तक पूछा नहीं है, तो 99% तो नहीं आएगा. बट अगर आपको सेफ साइड लेके करना है तो देन कैन डू इट. आई नो थोड़ा डिप्लोमेटिक बात करो बट फिर भी ओके मत करना, नहीं आएगा. ओके दैट्स माई वर्ड टू. अब जो दूसरा है अपना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पहले वो दूसरे इंपॉर्टेंट बात है, पहले 10.3 देख लेते एक बार. तो उसमें फर्स्ट में कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश और बी वाला है फंगल कॉलोनी इन अ पेट्री डिश. तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखो ये 10.2 वाला डायग्राम, लाइक सीरियस इंपॉर्टेंट. अब क्या है, फर्स्ट में हमें 10.2 के ए में दिया है बैक्टीरियोफेज. तो अब उसके अंदर ही है ना इनको, ये हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी ये डायग्राम दिया हुआ है. तो दोनों को कंपेयर करके ध्यान से अच्छे से देखना कि इसका लेबलिंग देखना. तो इसका शायद लेबलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, शायद पहले आया हुआ है एंड आई मेक श्योर वो अगर होगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगा इसमें. फिर है अब सी वाला जो है वो है रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिगर दिया जा सकता है और पूछ सकता है कौन सा वायरस है, तो यू शुड नो इट इज़ TMP. एंड अब ये बी वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट इज़ ए एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. तो आपको क्वेश्चन में इसका शायद डायग्राम दे दे और पूछे, ये नाम भी ना दे, आपको सिर्फ डायग्राम दे दे और पूछ लिया कि कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है. तो अगर आपने ये डायग्राम में नहीं पढ़ा तो यू डोंट नो, ये कहीं भी नहीं आएगा 11th और 12th में, सिर्फ इसी जगह पे दिया है. तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दैट्स इट. अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर कौन सा है 181 का, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेते फिर भी. इन चैप्टर 8 यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स. They also cause disease in animal and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. इधर से हाँ ये एक पैराग्राफ ना अपनी साइट पे डिपेंड करता है, बिकॉज हम जब ऐसे we were small ना, we used to think that microbes are something like, we always thought that bacteria, when we hear about bacteria viruses we were like अरे ये तो हमारे लिए harmful है. Viruses are in fact some of I guess 99% of viruses are harmful to us. बट हम जब बैक्टीरिया के बारे में सोचते हैं we were always like कि ये सब बहुत हमारे लिए harmful है. बट ये चैप्टर्स हमारे पूरी साइक चेंज होगी क्योंकि इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए माइक्रोब्स के, दे आर ऑलमोस्ट ऑल आर लाइक इम्पॉर्टेंट टू अस. तो इधर से अपनी एक साइक चेंज होगी कि आई नो आई एम यूजिंग द वर्ड साइक अ लॉट बट इट इज़ रिक्वायर्ड हियर. तो वील जस्ट हमारा वो माइंड चेंज होगा तो कि नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस. एंड ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है. तो इस हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके, सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. सो you would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Now curd from milk. So microbes such as lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria lab grow in milk and convert it to curd. During growth, the lab produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contains millions of lab, which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd.
which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach too. The lab play very beneficial role in checking disease causing microbes. अब ये पूरे पैराग्राफ के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें समझने जैसा क्या है कि मिल्क टू कर्ड में जब कन्वर्जन होता है तो उसके लिए हमें वो प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें थोड़ा सा कर्ड चाहिए होता है और वो कर्ड के अंदर होता है मिलियंस ऑफ लैब दैट इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए इनोकुलम हम थोड़े से लैब मतलब कर्ड को मिल्क फ्रेश मिल्क के अंदर डालते हैं तो जिससे वो कर्ड में कन्वर्ट हो. अब उसमें ये पैराग्राफ के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जो लैब होता है वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कोगुलेट करते हैं एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. अब इसके अंदर जो की वर्ड है ना दैट इज़ पार्शली, बिकॉज आपको एग्जाम्स में अगर वो लोग गलत करवाने के लिए अगर इसमें राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो उसमें आप फुली डाइजेस्ट वो लोग लिख सकते हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. तो उसके अंदर इट्स ये याद रखना है कि पार्शली डाइजेस्ट करता है एंड उसके अंदर सूटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दैट्स ओके, वो नहीं आएगा. अब इसके अंदर एक और होता है कि कर्ड के अंदर ऑल्सो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बनता है क्योंकि हम जितने भी हम जानते हैं ना कि विटामिन B12 हमें मोस्टली नॉनवेज फूड से मिलता है. लाइक मैक्सिमम नॉनवेज फूड गिव्स अस विटामिन B12. बट अगर आप लाइक वेजिटेरियन हो तो दिस कर्ड इज़ द बेस्ट सोर्स जिससे आपको विटामिन B12 मिलेगा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर स्टमक टू द लैब प्लेज वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है तो वो लैब रोकता है हमें वो डिजीज से और वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को लाइक सामना करता है और मार देता है वॉट एवर. बट या इट प्लेज अ वेरी बेनिफिशियल रोल. अब द नेक्स्ट पैराग्राफ में द ड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इन इडली. माई वेरी 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 फेवरेट डोसा इन इडली. I like it, I just like it, sorry, but yeah, just can control it. So it is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of carbon dioxide gas. Very important because क्वेश्चन में ये आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है तो दैट इज CO2 एंड द प्रोसेस इज फर्मेंटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप क्वेश्चन में आपको SO2 दे दे CO2 दे तो देयर इज हाईली चांस कि आप कंफ्यूज हो, बट यू शुड नो कि इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. और आपको फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस आपको 11th में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे से समझोगे आप. तो वो आप उधर से समझ के इधर फर्मेंटेशन, इसमें फर्मेंटेशन का वर्ड का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतना कुछ उसमें डीप में नहीं जाना है. बट स्टिल आप उधर से थोड़ा पढ़ के होगे तो यू विल नो कि CO2 गैस रिलीज होती है वाले प्रोसेस के अंदर. एंड सिमिलरली द डो विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स yeast Saccharomyces cerevisiae. तो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो yeast, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये ब्रेड बनाने के काम आता है ये जो डो होता है और ये yeast से होता है. yeast इज इन इट कम्स अंदर किंगडम फंजाई. तो आपको ये याद रखना है कि डोसा और इडली के अंदर जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है और इसमें yeast से होता है. तो वो लोग है ना लाइक नीट वाले देते हैं जस्ट वो बस क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना पॉसिबल. तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो इट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको पूछेंगे कि आपको यीस्ट नहीं देंगे डायरेक्टली, शायद वो लोग ऐसा भी पूछ लेंगे फंजाई और बैक्टीरिया के डो जो होता है ब्रेड का वो किससे बनता है, फंजाई से बनता है या फिर बैक्टीरिया से बनता है. तो उसके अंदर आप अगर यीस्ट ही याद रखोगे तो आपको शायद वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो उससे यीस्ट फंजाई वैसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए तो वो थोड़ा ईजी बनता है हमारे लिए. और ये नाम याद रखना Saccharomyces cerevisiae. देखो स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर आप बोर्ड दे रहे हो तो फिर भी आई डोंट थिंक इट्स रियली नेसेसरी, बट ऐसा बस याद रखना Saccharomyces cerevisiae. प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर सकते हो. नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम माइक्रोब्स. Toddy, a traditional drink of some parts of southern India, is made by fermenting sap from palms. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि toddy जो होता है इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक. साउथर्न इंडिया फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. फिर माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स. ये अपने ये वाला क्वेश्चन लाइक काइंड ऑफ अपने ऑल ऑफ द अबाउट टाइप में आ सकता है कि कौन सी चीज़ में फर्मेंट कर सकते हैं, फर्मेंट फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट्स. तो जनरली ये सब हमें ऐसा लगता है कि शायद ना करता हो फर्मेंट, बट ये भी है. अब दिस इज ये जो अगला है चीज़ सबने खाया है, सबका फेवरेट होगा. इट्स हम यू नो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़.
तो ये सब भी अब इसमें क्या होता है कि बाइफर्केशन कैसे करते हैं लोग के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट, द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस बेसिस पे वो लोग वेराइटीज डिफरेंट होती है, तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अब इसमें भी CO2 आ गया, तो ये ध्यान रखना CO2 किस किस में आता है। बट अगर बहुत अच्छे से याद करना है ना स्विस चीज़, तो आई होप आप सबने टॉम एंड जेरी देखा होगा। आई रियली लाइक्ड इट, सो वो तो मेरा फेवरेट ही था। तो आपने देखा होगा कि जेरी जो होता है वो चीज़ के पीछे उस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, तो वो वाला जो चीज़ होता है ना, दैट इज़ द स्विस चीज़, और उसमें लार्ज होल्स होता है बाय बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर the Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them which give them a particular flavor। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पेसिफिक फंगाई और उसमें भी पर्टिकुलर फ्लेवर और रॉकफोर्ट चीज़। अब याद रखना है कि जो स्विस चीज़ होता है वो बैक्टीरियम के द्वारा बनाया जाता है, और रॉकफोर्ट चीज़ होता है वो स्पेसिफिक फंगाई से होता है, मतलब फंगाई। तो ये डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए, एंड प्लीज़ ये याद रखना, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको स्क्रीन थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ तो आप देख लेना थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। द बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स। Production of industrial scale requires growing microbes in a very large vessels called fermenters। तो अब ये पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडस्ट्रियल स्केल पे जो प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स का, वो फर्मेंटर्स के अंदर होता है। तो ये याद रखना कि फर्मेंटर्स के अंदर वो ग्रो करते हैं माइक्रोब्स। ये इंडस्ट्री जो बेवरेजेस बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती है, ये सब लाइक अभी कोरोना की वैक्सीन की जो ट्रायल्स चल रहे हैं, मतलब जो कोशिश कर रहे हैं वो लोग बनाने की, तो ये सब ये ऐसी फर्मेंटर्स जैसे टाइप सिस्टम्स में होता है। नाउ इट इज fermented beverages. Now microbes especially yeasts have been used for from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. For this purpose the same yeast Saccharomyces cerevisiae are used for bread making and commonly called brewers yeast। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अपने ब्रेड देखा तो ब्रेड भी सेम ईस्ट, ब्रेड के अंदर भी ये सेम ईस्ट का यूज़ हो रहा था जो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में हो रहा है, तो इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो ये भी वो नीट के अंदर A&B वाला टाइप क्वेश्चन आ सकता है, बोथ A&B वाला, कि वो लोग पूछ सकते हैं कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसा को क्या बोलते हैं, तो वो A में दे देंगे ब्रूअर्स ईस्ट, फिर B में दे देंगे कौन सा था बेकर्स ईस्ट, एंड C में दे देंगे बोथ A&B, और D में दे देंगे नन ऑफ दिस। तो उसके अंदर बोथ A&B आएगा ऑब्वियसली। और इसमें ब्रूअर्स इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग मोल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। तो आपने सुना होगा ग्रेप के अंदर से वाइन बनती है, तो सिर्फ उससे नहीं बनती, काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं, तो वो डिटेल में, बट मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो इसमें आप इतना याद रखना, मोल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। और फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप, अच्छा होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल इन फर्मेंटेशन of processes with or without distillation, different type of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy, rum are produced by distillation of the fermented broth. The photographic fermentation plant is shown in 10.5. Fermentation plant and fermenters, शायद इसमें से फिगर वाला क्वेश्चन आ सकता है मे बी। और अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो कि अब ये तो हमें पता चल गया कि वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन से बनती है, और विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन। तो अब याद कैसे रखना है, देखो अब लाइक बहुत सिमिलर नाम से, तो हम कैसा होता है कि कैसे याद रखें, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो भी 4 लेटर्स वाले हैं, जैसे कि वाइन एंड बियर, वो लोग 4 लेटर वाले वर्ड्स हैं, तो वो विदाउट डिस्टिलेशन में आते हैं। अब आप ये वैसा है ना कि अगर विथ डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, तो विथ भी 4 लेटर का मैंने ये सोचा था, बट तो अभी ऐसा ऑपोजिट में आप देख लेना कि वाइन एंड बियर 4 लेटर्स वो विदाउट डिस्टिलेशन में आता है, और उसके अलावा सारे, अब विस्की, ब्रांडी और रम याद मत रखना, अब याद रखना सिर्फ वाइन एंड बियर, और वो विदाउट डिस्टिलेशन होता है, तो आपको कम याद रखना है। तो उसमें फिर भी आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट इट के विस्की, ब्रांडी और रम जो 4 लेटर के नहीं है वो डिस्टिलेशन से होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना, बस एक ही चीज़ याद रखना, इतना आपको ये वाला विस्की ब्रांडी रम वाला करना है तो वो याद रखिए, या तो फिर वाइन एंड बियर वाला, पर कोई एक ही रखना, दोनों मत रखना, देन इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन योर माइंड। ओके, नाउ एंटीबायोटिक्स. Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Okay, antibiotics. सबसे पहले तो trust me people, antibiotics are literally one of the most important things right now, because just think without antibiotics how this world would be. Like हमें पता है, हमें कोई भी किसी भी चीज़ की डिजीज़ होती है या फिर कुछ भी होता है, सर्दी खांसी भी होती है, हम तुरंत कोई भी दवाई लेके खा लेते हैं, तो दिस आर ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, यू नो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल, बिकॉज कुछ भी कट लग जाता है, हमें इन्फेक्शन होगा तो हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो विदाउट आज इट्स लाइक सिक, कि हम पता ही नहीं चलेगा आजकल के वर्ल्ड में विदाउट एंटीबायोटिक्स वुड बी लाइक हाउ वुड बी इवन लिविंग विदाउट इट। सो या इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज, और उसके लिए किसको थैंक यू बोलना है अभी हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they mean against life in the context of disease causing organisms. Obviously अगर हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है और हम एंटीबायोटिक अपने आप को देते हैं, तो वो अगेंस्ट लाइफ है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कि वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, तो उसके लिए तो वो अगेंस्ट लाइफ है। वेयर एज द रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, हमारे लिए तो अच्छा काम कर रहा है ना, तो antibiotics is pro-life for us. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and kill or retard the growth of disease-causing microbes. So that is saying kill or retard. You are familiar with the commonly used antibiotic penicillium. Do you know that penicillium was the first antibiotic to be discovered? Very important. Penicillium was the first antibiotic to be discovered. तो ये क्वेश्चन आ सकता है 100%, बहुत ही अच्छे चांसेस है, क्योंकि पेनिसिलियम सिर्फ इसमें नहीं केमिस्ट्री में भी है। तो और पेनिसिलियम हम बहुत पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है पेनिसिलियम, फिर वो अपने क्या बोलते हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन फंगाई किंगडम में भी आएगा ये, तो पेनिसिलियम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on Staphylococcus bacteria once observed that a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow. He found that it was due to the chemical produced by the mold and he named it penicillium after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. इसमें इम्पोर्टेंट क्या देखो, अब पहले तो समझो उसने कैसे इसको पता लगाया कि ये इम्पोर्टेंट, लाइक इसका सिग्निफिकेंस कैसे पता चला। जैसे कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, और ये सब ये ना ये चांस डिस्कवरी, लाइक अब जितनी भी 99% डिस्कवरी सोचोगे ना, लाइक वो कुछ कर तो कुछ और ही रहे थे पर उनको मिल कुछ और गया। लाइक ऑब्वियसली अब देखो ना यार, हम पहले से भी पता था कि जब न्यूटन के नीचे एप्पल गिरा तभी ग्रेविटी तो पहले भी थी ना, बट द थिंग इज जब गिरा तो उसने कॉन्सेप्ट निकाला और फिर ग्रेविटी का सब कॉन्सेप्ट आया। अब वैसे ही एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ था कि जब वो काम तो कर रहा था स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे, अब पता नहीं क्या कर रहा था, बट वो तो ऑब्वियसली अपनी डिस्कवरीज करेगा नहीं, बिकॉज फेल ही हुआ है उसका बैक्टीरिया वाला एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहा था, क्योंकि हम पढ़ तो नहीं रहे। तो स्टेफिलोकोकस वाला बैक्टीरिया पे वो काम कर रहा था, तो उसने देखा कि ऑब्जर्व कि एक मोल्ड ग्रो कर रहा है उसके अनवॉश्ड कल्चर पे। तो क्या था, इट वॉज पेनिसिलियम नोटेटम। तो वो पेनिसिलियम नोटेटम की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उससे उसे पता चला कि पेनिसिलियम नोटेटम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है स्टेफिलोकोकाई के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने से। तो उसको इतना तो पता चल गया, बट उसका जो फुल पोटेंशियल था, मतलब उसको किस तरह से अच्छे से काम में लगाया जा सकता है, एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है, दैट वॉज ऑल डन बाय अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी। तो और जो द एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंड, और ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम के किस किस ने इस पर काम किया, क्या क्या किया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना, अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी। क्या ये केमिस्ट्री में भी आता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। द एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स बाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर II. Fleming, Chain and Flowry were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. Very important, very important, very important. 1945 Nobel Prize, Fleming, Chain and Flowry. और ये अमेरिकन सोल्जर्स वाला शायद आ सकता है, शायद नहीं, पर पढ़ लेना प्लीज़, क्योंकि NCERT तो रट के रखने आपको बोला ना, इट्स अ होली बुक फॉर यू।
Just think of it as Bhagavad Gita, Quran, Bible, your choice, but it's very important. After penicillium, other antibiotics were also purified from other microbes. Can we name some other antibiotics and find out their sources? Not important. Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, diphtheria, and leprosy, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. As I said earlier, आजकल के वर्ल्ड में एंटीबायोटिक के बिना तो चलेगा ही नहीं, हमें चाहिए चाहिए चाहिए. और हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, बाकी ये वाला पैराग्राफ कि ये जो है प्लेग है जो एंटीबायोटिक्स इनके सामने बन चुकी है. फिर वूपिंग कफ, काली खांसी. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताए, देखो प्लेग, वूपिंग कफ, ये सब हमें याद रह जाएगा. हमें किस में कन्फ्यूजन होगा तो वूपिंग कफ का कैसे कॉमन नेम क्या बोलते हैं उसको, कॉमनली डिजीज को क्या बोलते हैं. दिस इज काली खांसी, वूपिंग कफ. इजी टू रिमेंबर बिकॉज वूपिंग कफ एंड इट इज काली खांसी. तो खांसी एंड कफ इजी. डिप्थेरिया, गलघोटू, थोड़ा सा ऑकवर्ड नाम है बट यू हैव टू रिमेंबर. डिप्थेरिया, गलघोटू तो याद रख लेना. फिर लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, कुष्ठ रोग. तो सब याद अच्छे से करना होगा, डिप्थेरिया एंड लेप्रोसी. तो ये दोनों कर लोगे. खूब वूपिंग और काली खांसी तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा, तो ईजी है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. ये वाला पैराग्राफ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर से बहुत चांस है कि क्वेश्चन आएगा. बिकॉज इसमें से हर साल हर 2 साल या 3 साल में एक बार रिपीट होता है ये पूरे पैराग्राफ से, तो टॉपिक से. तो याद बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो I'll be starting now. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols, enzymes. Examples of acid producers are Aspergillus niger, a fungus of citric acid; Acetobacter aceti, a bacterium of acetic acid; Clostridium butylicum, a bacterium of butyric acid; and Lactobacillus, a bacterium of lactic acid, जो हमने अभी पढ़ा. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि एस्पेरेजिलस नाइजर से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज सिट्रिक एसिड. एसिडोबैक्टर एसिटाई से जो बैक्टीरियम है उससे प्रोड्यूस होता है एसिटिक एसिड. ये भी याद रखना कि ये फंगस है, ये एस्पेरेजिलस एक फंगस है, फिर एसिडोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है, फिर क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटिलिकम एक बैक्टीरियम है, और ब्यूट्रिक एसिड जो ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, फिर लैक्टोबैसिलम बेसाइलस जो बैक्टीरियम है, फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है. तो ये याद रखना कि वो किस किस कैटेगरी में आते हैं. फिर यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविस जो हमने पहले पढ़ा, इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जो वो हमने पढ़ लिया. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स. लाइपेजेस, अब इधर सब इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है. लाइपेजेस आर यूज फॉर डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग इन ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. आपके कपड़ों में जो भी ऑयल जो चिपका होता है, तो जो भी होता है, तो उसके अंदर लाइपेजेस यूज करते हैं डिटर्जेंट के अंदर, जिससे आपके वो ऑयली स्टेन रिमूव हो जाए. तो आप आपके जो भी आप यूज़ करते हो वॉशिंग पाउडर्स और वाटर, तो उसके अंदर लाइपेजेस होते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं ऑयली स्टेन्स रिमूव करने में. You must have noticed that the bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home. This is because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases. अब नाउ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे हम कभी आपने डिफरेंस देखा हो कि जब हम पैक्ड जूस लेते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकाना है, नॉट पेड प्रमोशंस, या फिर रियल फ्रूट जूसेस है, जो भी है, और आप घर पे कोई भी ऐसे जूस करो वो मशीन से, तो आप देखोगे कि अब वो जो जूस होगा ना उसके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं इट वुड बी पल्पी अ बिट. वो क्लियर नहीं होगा, आपको एकदम स्मूथ नहीं होगा, इट वुड पल्प होगा उसके अंदर थोड़ा. बट जो पैक्ड आता है ना उसके अंदर इट इज़ नॉट पल्पी. और उसका रीज़न क्या है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पैक्टिनेसिस और प्रोटियासिस, वो डाइजेस्ट करते हैं. जो भी पल्प होता है उसको डाइजेस्ट कर देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. तो उसके अंदर भी ये माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स का यूज़ से वो बहुत क्लियर करने में, क्लैरिफाई करने में यूज़ होते हैं इन बॉटल जूसेस. Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infection leading to heart attack. तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेप्टोकाइनस होता है, वो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से हमें मिलता है, इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग एज ए होल टॉपिक आप बायोटेक में बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे,
बहुत ही डिटेल में, बट अभी के लिए जस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग याद कर लो, जो स्ट्रेप्टोकोकस इज मेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। वैसे मोस्टली जितने भी होता है ना ऐसे लाइक मॉडिफाइड, वो जो सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बने होता है। फिर इज रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स, तो जिनको भी ऐसे हार्ट अटैक आया होता है उनको लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है स्ट्रेप्टोकाइनस, बिकॉज वो जो भी सारे क्लॉट्स बन गए होते हैं ना ब्लड वेसल्स में, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है स्ट्रेप्टोकाइनस। तो इट बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिकल लाइन। Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in an organ transplant patient, is produced by the fungus Trichoderma polysporum. Very important. अब क्या होता है कि अब इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। तो समझो कि कोई पर्सन है, उसको कोई भी ऐसे ऑर्गन की ज़रूरत है, लाइक फॉर एग्जांपल किडनी है, हमारे पास दो होती है, वैसे तो एक होती है तो भी हम वी कैन लिव विद इट, बट समझो कि किसी की दो किडनीज है, एक इज़ बहुत ही लाइक क्या बोलते हैं डैमेज हो गई है, बट स्टिल ही रिक्वायर्स द सेकेंड किडनी। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो हम बहुत क्लोज रिलेटिव से, या फिर बहुत मतलब क्लोज रिलेटिव इन द सेंस मदर फादर और ब्रदर और सिस्टर, उनसे ही मोस्टली लेते हैं, बिकॉज नहीं तो वो रिएक्शन तो वो सब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ोगे। बट इतना याद रखो कि वो फिजिबल नहीं होता है किसी और का, अगर हम लोग ऑर्गन लेते हैं तो किसी पर्सन को किडनी की ज़रूरत है तो उसने अपने फादर या मदर से किडनी ली, तो पर फिर भी है ना एक चांस रहता है कहीं ना कहीं कि एक रिएक्शन होगा उसके खिलाफ, और हमारे बॉडीज़ के अंदर अलग अलग रिएक्शन, जिससे वो लाइक इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसको इम्यून रिस्पॉन्स होगा जो नेगेटिव होगा हमारे लिए। तो उसको सप्रेस करने के लिए, नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए हमें साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, वो हमें दिया जाता है, जिससे वो हमारे लिए हानिकारक ना बने। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो ये हमें लेनी पड़ती है साइक्लोस्पोरिन ए, जो भी काफ़ी टाइम, थोड़े टाइम तक, तो जब तक हमारी बॉडी वो अडेप्ट ना कर ले वो ऑर्गेन्स हैं, तो तब तक वी हैव टू टेक दैट। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर statins produced by the yeast Monascus purpurus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents. It acts by competitively by inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. Very important, very important. एक yeast होता है, वो होता है Monascus purpurus, वो कमर्शलाइज किया हुआ है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग बहुत ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है या फिर बहुत ही बटर चीज़, बहुत ही तले हुए समोसे, तो इसके वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल, बिकॉज ना आर्टरीज और वेन्स वैसे ही बहुत इतनी छोटी सी, मतलब उनका डायमीटर बहुत छोटा सा होता है, फिर सरकमफ्रेंस वाटर, तो अब उसमें भी हम ये सब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगा, तो फिर इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ बैड फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल, हार्ट के लिए। फिर वो धीरे धीरे ब्रेन को अफेक्ट करने लगता है, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी अराइज हो सकती है बहुत थोड़े सालों के बाद। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए इट्स हार्मफुल, इट्स वेरी हार्मफुल। तो अब क्या होता है कि स्टैटिन्स जो होते हैं मोनस्कस परक्यूरस से जो मिलते हैं हमें, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड के अंदर लोअर करते हैं। और वो एक्ट कैसे करते हैं, वो कंपिटिटिवली इनहिबिट करते हैं एंजाइम के साथ जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज करता है हमारे बॉडी के अंदर। अब क्या होता है, आप बायोमोलिक्यूल्स अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, आपको पता होगा कि एक सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम होता है। अब वो दोनों बाइंड करते हैं तो रिएक्शन होता है। तो उस चीज़ के अंदर जैसे कि अब अब इसमें भी ना कॉम्पिटिटिव होता है, फिर नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, उस डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना कि कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। और बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ लेना तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्टैटिन्स वही काम करता है हमारे बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर उसको रिड्यूस करने का काम करता है। एंड इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो वो क्या करता है, जो एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ाता है ना, वो एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर जाता है स्टैटिन्स, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और उसका सिंथेसाइज नहीं होगा।
तो दिस इज स्टेटिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब इसके अंदर पता है ये पैराग्राफ के अंदर मेरे साथ हुआ था, आई डोंट नो आपके साथ हुआ या नहीं, बट आई यूजुअली गॉट कन्फ्यूज बिटवीन दिस साइक्लोस्पोरिन ए मोनस और फिर ये स्टेटिन्स एंड दिस स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो अब इसके अंदर बेस्ट वे है ना, यू शुड रिमेंबर समथिंग लाइक निमोनिक्स बना लो, और निमोनिक्स बनाने के बाद है ना कोई एक ही याद रखना। जैसे कि आप साइक्लोस्पोरिन ए है वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है और उसके अंदर फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, तो कोई ऐसा निमोनिक बना लो और कोई एक ही याद रखो, क्योंकि ये आप अगर पढ़ लोगे ना 3-4 बार तो आपको याद तो रह ही जाएगा, नाम सारे याद रह जाएंगे। स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल रोलिंग एजेंट होता है, मोनोस्कस परपुरस से मिलता है, ये सब आपको याद जरूर रहेंगे। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे शायद कि साइक्लोस्पोरिन ए का कोलेस्ट्रॉल से रिलेशन है वाटर। तो आप इसका बेस्ट वे निमोनिक्स बनाओ एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, तो इट वुड बी गुड। So next topic is microbes in sewage treatment. We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. The municipal wastewater is also called sewage. It contains large amounts of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. अब हमारे घर से जो भी वेस्ट निकलता है तो it contains microbes as well as organic matter. अब ऑर्गेनिक मैटर यानी काइंड ऑफ लाइक हम वेजिटेबल्स काटते हैं उनकी पील इज एन ऑर्गेनिक मैटर में गिन सकते हैं। फिर ऑरेंज, जैसे हमने ऑरेंज खाया, बनाना खाया तो उनकी जो पील होती है, वी कैन काउंट देम एज ऑर्गेनिक मैटर। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सूवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. Obviously हम rivers और streams में हम directly उसको नहीं जो waste है उसको नहीं फेंक सकते, because we know that अगर हम फेंकेंगे तो it will spoil rivers. जो भी clean water है उसको हम गंदा कर देंगे, तो we shouldn't throw this waste directly into them. इसके लिए उनको पहले treat करना पड़ता है, जो भी जितना भी लाइक कचरा है, जो भी वेस्ट है, वी नीड टू ट्रीट इट। अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे रिवर्स उनको गंदा करेगा। तो कैसे होता है ये प्रोसेस तो हम ये आगे देखते हैं। तो बिफोर डिस्पोजल एंड सूवेज इज ट्रीटेड इन सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इंपॉर्टेंट, शायद STP का फुल फॉर्म आ सकता है नीट के अंदर, यू शुड नो दिस, इट कैन बी आस्क्ड, सो important. To make it less polluting, treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes. ये याद कर लें, heterotrophic microbes, वैसे तो it is microbes but फिर भी naturally present in the sewage, और वो पहले से ही present होते हैं अंदर। अब the treatment is carried out in 2 stages. अब ध्यान देना इसमें, ये पैराग्राफ जो भी है, ये पेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाइन टू लाइन भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड नो दिस के अब इसमें आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें से पूछे तो अब सबसे पहले तो आप बाइफरकेट कर लो कि दो हिसाब से होता है, मतलब 2 हिसाब से यानी 2 स्टेजेस में होता है। तो पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या होता है हम देखते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल from the sewage through filtration and sedimentation. Very important. Filtration and sedimentation. These are removed in stages. Initially floating debris. तो debris क्या होता है? Debris कुछ नहीं, it's just like scattered rocks होते हैं, मतलब as in like छोटे pieces of rocks, and मतलब it is not specifically rocks, but किसी भी चीज़ का जो scattered part होता है, जो भी ऐसे rubbish चीज़ होती है, लाइक यू नो वेस्ट एंड ऑल, तो उसका स्कैटर्ड पार्ट को हम डेब्रिस बोल सकते हैं। इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये लाइन टू लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोटिंग डेब्रिस कौन सी प्रोसेस से रिमूव किया जाता है, तो इट इज़ बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन आपको पता है कि व्हाट इज हाउ वी फिल्टर, एज इन वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। देन द ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। अब इसमें ये चीज़ें पढ़ने में देखने में बहुत ईजी है, बट कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपसे पूछा कि फ्लोटिंग डेब्रिस किससे रिमूव होता है, और उसमें आपको ऑप्शन में दे दिया फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन। तो फ्लोटिंग डेब्रिस क्लियरली दिया हुआ कि इट इज़ रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन।
और ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स किससे होता है, तो सेडिमेंटेशन से होता है. तो it is kind of an easy thing, but still you have to remember it. All solids that settle from the primary sludge. ये important है, मैंने पहले ही बोला कि ये चीज़ आपको पूछेंगे कि समझो कि उन्होंने पूछ लिया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो सेपरेशन होता है उसका जो भी ऐसे सेपरेट जो हो गया है, जो सेटल हो जाता है जो भी सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं. तो वी शुड नो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्लज. हम थोड़ा सा इधर, ज़्यादा नहीं बट सी, हमने पहले इधर सेपरेट किया, ठीक है. इधर हमने छोटे छोटे पेबल्स जो भी थे उसको फिल्टर करके रख दिया और इसको हमने बोला प्राइमरी स्लज. ओके, and sorry for the drawing guys, I'm not at all good at this. And the supernatant forms the effluent. अब जो रह गया उसको क्या बोलेंगे हम, it is called as effluent. The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, भी पूछ सकते हैं ये लोग कि व्हाट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट को और क्या बोला जाता है. तो वी कॉल इट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. द प्राइमरी इफ्लुएंट, अभी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी वो टैंक में से गया, मतलब रह गया था, मतलब अपना जिसको ट्रीट करना रह गया था, वो गया दूसरे टैंक के अंदर. एंड वो टैंक में जो गया उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट गया. इफ्लुएंट और प्रोनाउंस इट. अब जो जिसमें गया इट इज़ ए टैंक विच इज़ लार्ज एरेशन टैंक्स. अब एरेशन टैंक्स यानी क्या, जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन हो, लाइक यू कैन से कि जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन डायरेक्टली पंप किया जाता है ताकि वो पूरा एकदम ऑक्सीजन रिच टैंक हो. And okay, large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful microbes into flocks. अब ये बहुत important कि flocks क्या होता है. तो flocks is masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structure. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD. अब ये बहुत important term है, what is BOD of the effluent. BOD is biochemical oxygen demand. It's not biological, it's biochemical oxygen demand. Okay, biochemical oxygen demand क्या होता है. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. अब ये आपको पूरी स्टेटमेंट तो नहीं पूछेंगे, बट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे फ्लक्चुएट करता है टैंक के अंदर वो ज़रूर पूछ सकता है. लाइक द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड. तो आपको पूछ सकता है कि सीवेज वाटर कब तक ट्रीट किया जाता है. तो उसका ऑप्शन में दिया होगा व्हेन टिल BOD इज reaches to its higher value, when BOD is reduced. तो उसका आंसर होगा BOD is reduced, इधर लिखा हुआ है. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. सही है, BOD is a measure of organic matter present in the water. अब वो कैसे, क्योंकि इधर लिखा हुआ है this significantly reduces BOD of the effluent. The amount of oxygen that would be consumed, मतलब कितना ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा अगर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में है वो बैक्टीरिया से ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ BOD. और that's why it is a measure of organic matter present in the water. The greater the BOD of the wastewater, more is its polluting potential. अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी किसी भी वेस्ट वाटर की, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मोर पॉल्यूटिंग, बिकॉज ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ रही है. और ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ रही है, उसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर है. तो वी रियली नीड तो इट कैन पॉल्यूट
जो भी वाटर है उसको और पॉल्यूट कर सकता है। ये जो पैराग्राफ इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, मतलब एनसीईआरटी में भी आप दूसरे चैप्टर्स में देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आएगा इस चीज़ में, बट इसमें आपको ऐसा कोई डायरेक्ट ऐसे बीओडी पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एज इन लाइक डायरेक्ट आपको पूछ लिया कि बीओडी क्या होता है। बस ये मैंने जो बोला कि ये बीओडी का हाल क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, ये ज़रूर देख लेना एक बार, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बीओडी में बस इतना पूछेंगे, और वैसे भी आपको आगे आएगा बीओडी एक और चैप्टर में आगे, तो ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। बट हाँ, ये अब हमने ये एक और डाला था, ठीक है, एक दूसरे टैंक में डाला था। अब ये में भी कुछ तो ट्रेड किया हमने, ठीक है। अब इधर से जो भी आया था वो प्राइमरी इफ्लुएंट था, वो याद रखना। वंस द बीओडी ऑफ ए sewage wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. अब देखो, अब इसके अंदर से ना एक और, ये टैंक पे तो हमने किया, ये एरेशन वाला टैंक था, ये वाला जो टैंक था वो एरेशन वाला था। अब एक इसमें से एक और टैंक में डाला हमने, और ये टैंक में हमने सेटल कर दिया, जो भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे उनको सेडिमेंट हमने करवाया, ठीक है, हमने उसमें सेडिमेंट करवाया। अब ये जो सेडिमेंट है ना, इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपको कि इसमें जो फिर सेटल करवाते हैं ये अपना एरेशन टैंक्स के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड एन एक्टिवेटेड स्लज। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज एन इनोक्यूलम वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना एक बार। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज था ना, एक्टिवेटेड स्लज, अब थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज हम वापस इसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस को फास्टन अप करता है, और इससे हम बोलते हैं कि इनोक्यूलम है। तो इनोक्यूलम क्या करता है कि किसी भी प्रोसेस को फास्ट करता है। तो हम एक्टिवेटेड स्लज को वापस से एरेशन टैंक में डालेंगे तो प्रोसेस और जल्दी होने लगेगी, तो एक तरह से टाइम बचेगा और ज़्यादा फायदा होगा। द रिमेनिंग पोर्शन, मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। तो अब इधर से एक और टैंक में डालेंगे, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, बस सिंपल है, जो स्टेप्स पता है उसमें। फिर एक और टैंक में डालेंगे, और लार्ज टैंक, बट इसमें क्या है, ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, उसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें पहले में हमने देखा था कि ये वाले में एरेशन था, इसमें ऑक्सीजन पंप किया जाता था, बट इसमें नहीं है, इसमें एनएरोबिक है। इसमें अब आगे आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली। अब एनएरोबिकली बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना ग्रो करता है। तो दैट्स वाई इट इज नॉट एन एरेशन, इट इज एन एनएरेशन, आई डोंट नो इट्स अ वर्ड और नॉट, बट एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं, और इसमें जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं बैक्टीरिया वो होता है। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगाई इन द स्लज। During this digestion, the bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide. These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable. अब ये बहुत ही important है ये चीज़, कि ये चीज़ से भी ये जब डाइजेशन होता है तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस, जब ये एनएरोबिक स्लज डाइजेशन में अपना डाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलती है। कौन सी? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तीन गैसेस हम बोलते हैं बायोगैस, एंड कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि इट इज़ इनफ्लेमेबल, क्योंकि जलती है ये गैस, तो वी कैन से दिस इज इट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। वो भी आगे आएगा, बट ये याद कर लेना कि कौन सी तीन गैसेस होती है। इट इज CO2, CH4 and H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. An aerial view of such plant is shown in figure 10.7. फिगर देख लेना। अब ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तब हम ये जो वेस्ट है उसको हम रिवर्स में छोड़ सकते हैं, बस तब ये हार्मफुल नहीं होता है। तो इतना सब हम ऐसा सोचते हैं कि इतने सब प्लांट, ये जो सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स है क्यों सेटअप करते हैं, क्योंकि इनकी नीड बहुत है हमें, बिकॉज ये नहीं होता तो आई डोंट थिंक
कि देन हमारे रिवर्स सब गंदी हो जाती है। अगर हम सब डायरेक्ट छोड़ने लग गए तो फिर इट वुड बी ए डिज़ास्टर। एंड फिलहाल ऐसा हो रहा है। एंड क्योंकि जितनी भी ओशंस है ना, अब देखो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे ओशंस को हम बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं। सो यू नो, अगर हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं कि रियली नीड टू प्लास्टिक जितना हो सके उतना कम यूज़ करने का। तो ये एट द एंड ऑफ द डे हमको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना हम प्लास्टिक्स यूज़ करेंगे, जितना हम लोग गार्बेज को इकट्ठा करेंगे, एंड में हमको ही प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ओशंस का क्या है कि हम ओशंस के पास नहीं रहते, तो वी डोंट रियली रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम है। बट ट्रस्ट मी, ओशंस आर जस्ट, they are going towards an end. We really need to improve the situation. तो स्मॉल एक एक इंसान अगर कुछ करता है तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स द वर्ल्ड। सो या अपने साइड से थोड़ा सा करते रहना कुछ। वी नो कि क्या क्या कर सकते हैं टू मेक दिस ब्यूटीफुल अर्थ बेटर। तो यू ऑल आर स्मार्ट, सो करते रहना प्लीज़। आगे बढ़ते, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. So ये जो भी planted is literally one of the best. There is no competition. You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities. So the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to the pollution and increase in waterborne diseases. देखा, मैंने बोला ये हम कोई प्रॉब्लम करेंगे, जितना हम वेस्ट बढ़ाएंगे, जितना सूएज बढ़ाएंगे, उतना ही। अब देखो, जब तक प्लांट्स बढ़ते, ये जो जितने भी सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स है एसटीपीज, दे आरंट लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। तो हम जितना वेस्ट बढ़ेगा उतना ट्रीट कम होगा। तो मतलब जो भी अब समझो कि वो नहीं, सूएज ट्रीटमेंट, सूएज है अब वो निकलने तो वाला है। अब ऐसा नहीं है अब हम अपने घर में सूएज भर के तो नहीं रख सकते एक दिन के लिए। तो वैसे पूरे वर्ल्ड का ही हाल है। तो हम जैसे ही एक दिन भी नहीं, अगर जितना सूएज बढ़ेगा, तो प्लांट्स अगर लिमिटेड है एसटीवीज, तो फिर सूएज बढ़ने की वजह से और पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो जिसकी वजह से हमें जो अनट्रीटेड सूएज वो हमें डालना पड़ेगा रिवर्स के अंदर। तो उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे पॉल्यूशन के साथ साथ डिसीजेस भी आएगी। तो एंड में हमको ही झुकने वाला है। तो कुछ करो यार, कुछ करो। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर्स। ये पूछ सकते हैं कौन से दो प्लान्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया टू सेव मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। अंडर दिस प्लान इज proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit to sewage treatment plant situated any place near you would be very interesting and educating experience. I know 11th-12th हमें टाइम बहुत कम मिलता है, बट अगर थोड़ा सा टाइम हो तो it's not a bad idea to visit this type of STPs and all. अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ऑब्वियसली मैं कर भी नहीं सकता। बट स्टिल मैं तो नहीं गया था। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, आई नेवर वेंट टू दिस प्लेसेस, बट आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन। तो ये नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ तो देखता रहता हूँ। और किसी को इसमें भी इंटरेस्ट है तो यू शुड रियली गो लर्न थिंग्स। Microbes and production of biogas. Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as fuel. अब बायोगैस को हमने पढ़ा कि कौन सी तीन गैसेस थी, बोल दो। इट इज़ CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसमें मेनली कौन सी होती है? मीथेन। ये पूछ सकते हैं, मतलब आई डोंट थिंक ये आएगा, बट फिर भी कि मेनली कौन सी होती है बायोगैस में, तो इट्स मीथेन प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। मैंने बताया इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हमें पता है कि माइक्रोब्स जब
ग्रो करता है, मेटाबोलाइज करता है, तो उसमें से गैसेस प्रोडक्ट्स निकलते हैं. दिस टाइप द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे यूटिलाइज. फिर आप 11 से पढ़ के आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप के बैक्टीरिया एलजी होते हैं, एलजी. तो you should know the type of the gas. Okay, in the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. ये हमने आगे पढ़ा. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amounts of methane along with CO2 and H2. अब ये देखो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेल्यूलोसिक मटेरियल पे, वो मीथेन के साथ साथ CO2 और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है. अब सेल्यूलोसिक आपको पता है कि सेल्यूलोस सेल वॉल भी होती है, तो वैसे टाइप का अपना जो पेपर होता है इट इज सेल्यूलोस, आई गेस इट्स सेल्यूलोस. तो अगर वो नहीं गिनना है तो सेल वॉल तो होती है सेल्यूलोसिक. प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद CO2 एंड H2. ये पूछ सकते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है. दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीथेनोजेंस एंड व्हाट सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम. इंपॉर्टेंट देख लेना, याद से ये पढ़ लेना कि कौन सा बैक्टीरिया जो मिथोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस, उसमें मेन बैक्टीरियम होता है मिथेनोबैक्टीरियम. तो मिथेनोबैक्टीरियम को मिथेनोजेन बोल सकते हैं. दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. हमने ये देखा कि जो आखिरी वाला टेंट था, जो लास्ट वाला टेंट, वो एनारोबिक स्लज था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर था. तो उसके अंदर हमें मिथेनोबैक्टीरियम पूछ सकते हैं. तो अब ये दो अलग जगह पे दिया हुआ है, बट सी स्टिल यू कैन कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं लास्ट टॉपिक में से और इस टॉपिक में से. दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार शायद पूछा हो भी, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि मिथेनोबैक्टीरियम कहाँ मिलता है. तो मिलता है रूमेन में. किसके? कैटल के स्टमक में. रूमेन एंड रूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल. तो ये तो याद कर लेना और याद हो भी जाएगा. दिस इज वेरी 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 इजी. तो बस पर ये याद करना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही. इट इज इम्पोर्टेंट. स्टार भी नहीं ड्रॉ हो रहा है, क्या होगा मेरा, बट ठीक है ना यार. फिर अ लॉट ऑफ सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन. ये देखना is also present. In human, this bacteria help in the breakdown of cellulose and play important role in the nutrition of cattle. अब ये important है कि उसमें उनके ह्यूमन में मिलते हैं. तो क्यों मिलता है? उसका रीज़न है कि सेल्यूलोसिक, बहुत सारे सेल्यूलोसिक मटेरियल जो फूड में, जो कैटल फूड खाता है उसके अंदर सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. अब इसका कनेक्शन देखना है. वी नो अब जो कैटल्स होते हैं दे ईट लाइक, वो लीव्स भी खाते हैं, वो अब हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है एंड दैट सेल वॉल इज सेल्यूलोसिक. अब सेल्यूलोस डायरेक्ट वो लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते न्यूट्रिशन के लिए, तो उनके लिए उनके पास क्या होता है, मिथेनोबैक्टीरियम होता है उनके ह्यूमन के अंदर. तो वो लोग जब खाएंगे तो सेल्यूलोसिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए मिथेनोबैक्टीरियम है. तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है सेल्यूलोज को ब्रेक करने में, और जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है. तो मिथेनोबैक्टीरियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ, इन कैटल्स लाइफ. ओके, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन आवर फूड्स? नो. वाई नो? बिकॉज वी डोंट हैव मिथेनोबैक्टीरियम इन आवर स्टमक. अब आप समझो, कैन वी ईट paper? No, we can't. Thus, excreta, dung of cattle, commonly called gobar, is rich in this bacteria. Dung can be used for generation of biogas, commonly called gobar gas. ये तो बहुत ही कॉमन. अगर कोई विलेज का किसी से भी रिलेशन है, कोई विलेज में गया है या उधर से है उधर रह चुका है, तो आपको पता है ये तो आप बहुत गोबर आपको मिलने को मिलेगा. हमारा पैर भी बहुत बार गोबर में पड़ा हुआ. वो जो गोबर होता है ना, इट इज मेरा 1-2 बार. ओके, डोंट जज. द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल, कॉमनली कॉल्ड एज गोबर, इज रिच इन दिस बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया में ये जो मिथेनोबैक्टीरियम होता है, ये जो गोबर होता है, इट इज रिच इन मिथेनोबैक्टीरियम.
and it can be used as generation of biogas, and which is also called as gobar gas. The biogas plant consists of a concrete tank. अब ये इधर से थोड़ा important है. तब बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए भी एक प्लांट होता है. वो एक टैंक, कॉन्क्रीट टैंक होता है 10 से 15 फीट डीप, इन विच बायोगैस आर कलेक्टेड एंड slurry of dung is fed. A floating cover is placed over the slurry, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. अब जैसे जैसे अंदर गैस बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर होगा. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to a nearby houses. अब इधर से जो गैस है ये जाएगी और वो नियरबाई हाउसेस में मैंने बोला था इट कैन बी यूज्ड एज एनर्जी, तो उसके लिए इट विल हेल्प देम जो नियरबाई हाउसेस उनको. तो स्पेंड स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. ये भी बहुत काउ डंग होता है, उसको हम फर्टिलाइजर तरह से भी यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. अरे हमको ये पता है कि उसको ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ किया जा सकता है, तो इसका जो रिमेन्स है वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. ये गोबर गैस लिटरली डूज एवरीथिंग फॉर अस. वो फर्टिलाइजर्स में भी काम आ सकता है, उसको हमसे एनर्जी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं. कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी पर्पसेस. सो बायोगैस प्लांट्स आर more after built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. थोड़ा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो पिक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 10.8. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute. अब इसका फुल फॉर्म आ सकता है IARI. क्या है? तो इट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज. ये भी पूछ सकते हैं KVIC का फुल फॉर्म क्या है. If your school is situated in a village or near a village, should be interesting to inquire if there are any biogas plant nearby. We said okay, not important. तो या अब ये इसमें देखने लग रहा है टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया. अब मुझे नहीं पता कि सबसे पहले इंडिया में ही आया था, बट ये पूछ सकते थे. अब ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली बाय ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ. तो ये भी आ सकता है बाय ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IARI एंड KVIC. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज microbes as biocontrol agents. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, groundwater, fruits, vegetable and crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds. अब ये जो जिधर से एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे ना, कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं एंड एक्सेट्रा, उसके पहले का जो ये पैराग्राफ है, ये इसमें से क्वेश्चन तो मोस्टली नहीं आएगा, बट इसमें ना समझने की ज़रूरत है कि ये बायो कंट्रोल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया, किसी ने पहली बार क्यों सोचा होगा कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो इट गोज़ लाइक दिस के वी नो ना कि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. मतलब वो उसका जो केमिकल्स होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं, and it can be really harmful for even us like human beings है, फिर अपने like थोड़े से animals है, even birds है, मतलब all animals like kind of. तो fruits vegetables जो हम खाते हैं उसमें भी इसमें वो हमारे लिए fruits and vegetables harmful हो सकते हैं क्योंकि उसमें insecticides and pesticides होंगे, तो they can be harmful for us. तो अब इसका क्यों किसी ने सोचा वो, तो ये अभी आएगा आगे. Biological control of pests and disease. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living or vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is an holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the
myriad of organisms that constitute the field, fauna and flora. तब देखो ऊपर क्या बोला हुआ है कि ऐसे पहले ऐसा था कि जो भी पेस्ट्स होते थे या फिर मतलब जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते थे सॉइल के अंदर, तो पहले उनको मार दिया जाता था, लाइक जो भी, तो उसके साथ साथ क्या होता था, जो हार्मफुल के साथ साथ जो यूज़फुल है वो भी मर जाते थे। तो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज काइंड ऑफ न्यूट्रल, और थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता था वो एनवायरनमेंट पे, क्योंकि यूज़फुल भी तो मर गए हार्मफुल के साथ साथ। तो अब क्या करते हैं वो लोग कि दे जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द हार्मफुल एंड बिटवीन द यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स। तो उससे क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है एक कोई भी एनवायरनमेंट की, और जैसे सॉइल है तो उसके अंदर दोनों तरीके के होंगे, हार्मफुल भी होंगे यूज़फुल भी ऑर्गेनिज्म होंगे, बट उन दोनों को एक अच्छे से स्टेबिलिटी या मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि एट द एंड क्या है कि उसकी प्रोडक्टिविटी को कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रोडक्टिविटी वैसी की वैसी रहे। एंड ज़्यादा प्रॉब्लम मेनली तो क्या है कि सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे एनवायरनमेंट को, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी होगी तो मोर सस्टेनेबिलिटी होगी, और जिससे प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द डे बढ़ेगा, और दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ऑर्गेनिक फार्मर जो होता है उसका क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी होगी तो उसके साथ साथ हेल्थ भी होगी उसके साथ। एंड फिर इस पैराग्राफ के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच है, मतलब लाइक हॉलिस्टिक इज लाइक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन इंटरेक्शन, मतलब हॉलिस्टिक मतलब इंटर कनेक्टिंग काइंड ऑफ। तो इट इज़ अ वेब्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द माइरेट मतलब बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है, तो माइरेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो organic farm holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable. For without them, the beneficiary, predatory and parasitic insects will depend upon them as food or hosts, which not able to survive. As I said earlier, कि अगर वो हार्मफुल को भी मार देंगे और उसके साथ यूजफुल भी मर जाएंगे, वो एक्चुअली अनडिजायरेबल, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो प्रेडेटरी पैरासाइटिक इंसेक्ट्स हैं तो उनके जो डिपेंड करते हैं जिस पे फूड और होस्ट से, तो वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करके चलें। Thus, the use of biocontrol methods will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as the pests, and also their life cycle patterns of feeding and the habits that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. और ये जो ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कट गया है ना, तो वो पार्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि इट्स जस्ट अबाउट के थोड़ा सा नॉलेज के लिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो अभी आएगा, लाइक तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इधर से स्टार्ट हो रहा है द इम्पोर्टेंट पार्ट और दिस, उसके ऊपर का आप बस पढ़ लेना एक बार, ज़रूरत नहीं है और कुछ ज़्यादा। तो अब करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रीड ऑफ एफाइड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। अब इसके अंदर आपको ना ध्यान से देखना है कि रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो अब इसमें ध्यान इतना रखना कि हमको पता है कि बीटल होता है, तो द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। तो लेडी बर्ड हमें काम आता है एफिड्स को भगाने में, और ड्रैगन फ्लाइज काम आते हैं मॉस्किटोज को हटाने में या भगाने में। तो याद रखना बहुत अच्छे से, ये रिस्पेक्टिवली लिखा है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, ऑफनली रिटर्न एज बीटी। अब क्या है, ये जो बैसिलस है ना, ये आपको बहुत ही डिटेल में आएगा बायोटेक में, तो अभी बस इतना ही याद रखना कि ये बैसिलस होता है, और इसके दिस आर अवेलेबल इन सैचेट्स एज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड इनटू द वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रेसिकास एंड फ्रूट ट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेसिकास एंड फ्रूट ट्रीज याद रखना ही आ सकता है कि बैसिलस किसके काम में आता है। बीटी कॉटन, इसमें एक बीटी कॉटन दिया हुआ है बट दैट इज़ इन बायोटेक, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ, बट वो पढ़ना तो है ही, बट जब आएगा तो मैं वो बायोटेक पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊँगा। और ये बैसिलस वाला तो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है बायोटेक में, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। वेयर दिस आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा इन द गट ऑफ द लार्वा,
द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट्स किल्ड. ओके, द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म. अब ये देखो ये कितना लाइक आई वुड से अमेजिंग है, बिकॉज बीटी जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रिपेयर होता है वो बायोटेक में का. तो अब देखो कि सिर्फ अगर कैटरपिलर्स होंगे ना, बटरफ्लाई वाले, वही मरेंगे इस चीज़ से और कोई इंसेक्ट को हार्म नहीं होगा. लाइक लिटरली नो वन, जस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स. तब इसमें ऐसा एग्जैक्टली क्या होता है इस चीज़ में कि जो बैसिलस थोरेंजिस जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम वो बेसिकली वो प्लांट में हम लोग कर देते हैं या इंसर्ट करते हैं. वो सब बायोटेक में आएगा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. फिर दिस आर अवेलेबल एज स्प्रेड इनटू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रेसिकास एंड फ्रूट ट्रीज. तो बेसिकली हम लोग इंसर्ट करते हैं ब्रेसिकास और फ्रूट ट्रीज में. अब वो क्या होता है कि अब जब वो इंसेक्ट वो प्लांट को खाने आएंगे, ठीक है, तो वो प्लांट को खाएंगे, उसके साथ साथ उनके कट के अंदर बीटी भी जाएगा. तो अब क्या होता है कि कट होता है ना लार्वा के अंदर, उसमें टॉक्सिन रिलीज होता है और लार्वा उसकी वजह से मर जाता है. अब ये जो बैक्टीरियल डिजीज जो होती है बीटी की वजह से, वो सिर्फ कैटरपिलर्स पे इफेक्ट करती है. तो सिर्फ कैटरपिलर्स ही मरेंगे और कोई नहीं मरेगा, बट लीव्स अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड. So because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxic genes into plants. Such plants are resistant to attacks by insect pests. BT cotton is one such example जो मैंने पहले बोला, which is being cultivated in some states of our country. So we'll learn more about this in chapter 12, and that is biotechnology. Biocontrol being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystems. These are effective biocontrol agents of several plant pathogens. Very 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 important biological control agent एक दूसरा है, that is fungus Trichoderma. Trichoderma species free-living होती है और वो बहुत common होती है root ecosystems में. These are effective biocontrol agents of several plant pathogens. तो बहुत ही इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट होता है बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट. तो इसमें याद बस इतना रखना है कि फंगस, ट्राइकोडर्मा और रूट इकोसिस्टम्स. अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. याद क्या रखना है, इंसेक्ट्स, अदर आर्थ्रोपोड्स, बैक्यूलोवायरसेस. The majority of baculoviruses used as biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. याद रखना, बहुत ही अच्छा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे वो लोग नीट में कि बैक्यूलोवायरस के अंदर कौन सा. बैक्यूलोवायरसेस आर comes under genus Nucleopolyhedroviruses. These viruses are excellent candidates for species specific narrow spectrum insecticidal applications. तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अगर एग्जाम में इतना पूरा आपने महाभारत पढ़ ली पूरे पैराग्राफ, बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे बेस्ट क्या है किसी स्पीसीज स्पेसिफिक के लिए, तो उसका आंसर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ही होगा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि स्पीसीज स्पेसिफिक. और अगर कुछ भी चीज़ में स्पीसीज स्पेसिफिक आ गया है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ऐसे कम होते हैं जो ऐसे स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं. बाकी बहुत सारे ऐसे कुछ भी होता है ना, कुछ भी ऐसे काइंड ऑफ कोई दूसरा कोई ऐसे बायोकंट्रोल एजेंट होता है ना, तो उसका इफेक्ट बहुत सारे इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स पे पड़ता है. बट दिस इज वेरी स्पीसीज स्पेसिफिक, तो याद रखना. दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स. सी एज आई टोल्ड, और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका ना तो प्लांट पे फर्क पड़ता है, ना मैमल्स पे, ना बर्ड्स पे, ना फिश पे, क्या इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स. दिस मेक्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एस्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स are being conserved to aid an overall integrated pest management program or when an ecology sensitive area to be treated. अब सबसे पहले तो याद रखना कि IPM का फुल फॉर्म पक्का आ सकता है, तो IPM याद रखना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है. और अब ये ना ये न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमें एक ऐसे सिलेक्टेड सिस्टम पे काम करना होता है, जैसे हमें किसी लाइक बहुत हम लोग सिलेक्टेड इंसेक्ट्स या फिर सिलेक्टेड एनवायरनमेंट चूज़ करते हैं कि ये इंसेक्ट होना चाहिए, फिर इसमें से हमें ये प्रोडक्शन करना है.
तो जब स्पीसीज स्पेसिफिक कुछ हो जाता है ना, तो इन सब का बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो और कोई भी इकोलॉजिकल एरिया है जो बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब जहाँ पे ऐसे बार बार से पैसे आने की बहुत ही क्षमता है या फिर आ सकता है, तो उसको एक अच्छे से सेंसिटिव एरिया में भी ये काम किया जा सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। Okay, so next topic, microbes as biofertilizers. With our present day lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. The use of the chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming, the use of biofertilizers. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि आजकल हम लाइक इतनी सारी कार्स एंड के वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, फिर ये जो इंसेक्टिसाइड्स है इनकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है, फिर बहुत तरह का पॉल्यूशन जैसे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इतना इंक्रीज हो रहा है, तो फिर उसको कम कैसे करें? तो फॉर स्पेसिफिकली जो सॉइल पॉल्यूशन है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अभी क्या होता है आगे देखते हैं। द बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच, ये देखना, दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और ये किसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं करता प्लांट पे। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स formed by the symbiotic association of rhizobium. This bacteria fix atmosphere nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. अब ये जो राइजोबियम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पूरा डिटेल्स है, 2-3 पेज का दिया हुआ है पूरा, बस इस पर ही है कि ये लेग्यूमिनस प्लांट और फिर ये फंगाई का ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, फंगाई का नहीं सॉरी, राइजोबियम का बैक्टीरिया है, तो वो कैसे होता है। तो दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो जो बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, वो प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। इट नीड्स अ मीडिएटर, दैट्स द राइजोबियम एक्स इज काइंडा लाइक, वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, जो प्लांट यूज़ करता है एज ए न्यूट्रिएंट। तो इतना याद रखना कि जो प्लांट होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कभी यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्टली, उसको चाहिए कुछ, मतलब कुछ केसेस में, सब प्लांट्स नहीं, कुछ शायद कर सकते, कुछ नहीं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। तो अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स राइट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। ये जो है ना, ये बहुत ही डिटेल में मिनरल न्यूट्रिशन में, तो आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, तो वो जब पढ़ाएंगे तब देख लेना आप। और एजोस्पाइरोलियम एजोटोबैक्टर, याद रखना, ये फ्री नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, फ्री लिविंग इन सॉइल, मतलब सॉइल में फ्री लिविंग होता है, और अपना राइजोबियम एसोसिएटेड होता है प्लांट से, और ये लोग फ्री लिविंग होता है। तो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। thus enriching the nitrogen content of the soil. Fungi are also known to form symbiotic association with plants. तो fungi symbiotic of plants, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। अगर जब फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट से, तो वो एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस क्लोमस फॉर्म्स माइकोराइजा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, जीनस क्लोमस होता है, ग्लोमस जीनस के जो प्लांट्स होते हैं वो माइकोराइजा फॉर्म कर सकते हैं। द फंगल सिम्बायोटेड इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासिस टू द प्लांट। याद रखना, फंगल जो कंपोनेंट होता है वो एब्सॉर्ब करता है फॉस्फोरस सॉइल के अंदर से। याद रखना, नाइट्रोजन नहीं है, ये फॉस्फोरस है, एंड पासिस इट टू द प्लांट। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in the plant growth and development. Very 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 important। देखो अब इसमें ना बहुत सारे काम होते हैं। फंजाई की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो वो फॉस्फोरस एब्सॉर्ब करता है सॉइल में से, प्लांट को पास करता है, और जो प्लांट के साथ ये जो एसोसिएशन होता है फंगस के साथ, उसकी वजह से उनको पैथोजेंस होते हैं जो मतलब रूट पे अटैक करते हैं, उनसे रेजिस्टेंस देता है। फिर टॉलरेंस टू सैलिनिटी, मतलब जो बहुत सारे ऐसे जब सॉल्ट हो जाता है सॉइल के अंदर, सैलिनिटी हो जाती है, तो उससे भी उससे प्लांट को नेगेटिव इफेक्ट होता है।
जो सैलिनिटी की वजह से उसको भी प्रिवेंट करता है, मतलब नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सैलिनिटी में और ना ही ड्रॉट में, मतलब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत फुकाल कहते हैं ऐसा कुछ, तो उसके अंदर भी उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी इसके वजह से। ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स विच many of which can fix atmospheric nitrogen. Example Anabaena nostoc oscillatoria. Very important. Cyanobacteria के एग्जाम्पल्स Anabaena nostoc oscillatoria, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि पैडी फील्ड्स में कौन सा बायो फर्टिलाइजर होता है जो काम आता है, तो वो है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गे, डेमोक्रेटिक कंट्री, योर विश हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट, also add organic matter to the soil and increase its fertility. important. BGA होता है वो भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है सॉइल के अंदर और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। करंटली इन आवर कंट्री नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड्स टू replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. तो आजकल हमारे मार्केट में भी ये बायो फर्टिलाइजर्स आ गए, तो जिसकी वजह से हमारा डिपेंडेंस कम हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है कहीं ना कहीं हमारे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि आजकल बायो फर्टिलाइजर्स आ गए। अब ये जो समरी होती है प्लीज़ उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, उसमें मोस्टली जो मैंने पढ़ा है वही होगा, बट फिर भी शायद इसमें से कहीं एक दो चीज़ ऐसी होती है जो पूरे चैप्टर के अंदर नहीं होती और इसके से शायद क्वेश्चन भी बन जाए। तो एक बार समरी रीड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रीड दैट। एंड अब आपने अभी तक सर्वाइव कर लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इफ़ देर आर एनी सजेशंस कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर यू हैव एनी आइडियाज़ अबाउट इट, जस्ट गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियंस इन द कमेंट, वी विल surely read that, and just like, share and subscribe please, so we can just we'll have more and more like eagerness to upload new videos daily। and हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना 11-12 के वीडियोस हम लोग डालते हैं और आपको हेल्प हो कि अगर बायोलॉजी आपको ईजी बने आपके लिए। एंड आई होप इट हेल्प्स यू इन एवरी वे। So thank you so much, we really appreciate if you watched, and thank you so much. Just like, share and subscribe like every YouTuber says। हम तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। Thank you so much, bye, take care, have a good day। ओके, तो हम अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के, मतलब लास्ट जितने भी 10 ईयर्स में आए और 9 ईयर्स में जो भी। तो इट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एंड बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, दे आर रियली वेरी ईजी। जस्ट थोड़ा सा ध्यान दे के करो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्स्ट ऑप्शन ग्लोमस। हमने ये चैप्टर मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा एक बार खुद से तो आपको पता चल गया, आपने ग्लोमस नाम तो पढ़ लिया, ग्लोमस तो आपने देखा क्या आया है, तो मतलब ग्लोमस तो नॉट यूज है। अब एक प्रो टिप मैं दूंगा, प्रो टिप 101, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे हो ना यार यूज्ड है या कुछ भी ऐसे आएगा तो नॉट यूज्ड इसके अंदर पहले से अंडरलाइन ज़रूर कर देना कि नॉट है या सिर्फ यूज्ड है। इट विल जस्ट हेल्प यू टू राइट द आंसर, टू टेक द आंसर अच्छे से। अब इसमें भी अपने दो तरह से लोग करते हैं MCQs। एक तो डायरेक्ट सही आंसर में देखते हैं तो पता चल ही जाता है, इट जस्ट अपने पता ही चल जाएगा कि हाँ ये आंसर है। और कभी कभी अपने ऐसे रिजेक्ट करते हैं ऑप्शंस। यू कैन डू आपको जैसा पाए वैसा, बट ABCD से थ्रू जाने का फटाफट। हमको पता है कि ग्लूमस आया, अर्थवॉर्म हाँ पता है, क्योंकि अब अर्थवॉर्म क्या है कि आई डोंट थिंक, नहीं पक्का आई एम वेरी श्योर के नहीं दिया टेक्स्ट बुक के अंदर अर्थवॉर्म का नाम, बट कभी ना कभी आपने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा तो होगा कि वो फार्मिंग के अंदर यूज़ होता है। मतलब आप बहुत छोटे होंगे ना तभी आपने अर्थवॉर्म का नाम सुना होगा कि इट इज़ यूज्ड इन फार्मिंग।
और ऑसिलेटोरिया, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा। तो अगर कुछ अब इसमें अगर अपने रिजेक्शन से, चलो समझो कि क्लोमस एंड ऑसिलेटोरिया चैप्टर में दिया हुआ है, अब अर्थवर्म और स्नेल नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल अर्थवर्म तो पता होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इसके वजह से हमको अपना आंसर मिलेगा स्नेल। ओके 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 ओके। सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉमन बायोकंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेस इज। अब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो अंदर आपसे, अब इसमें क्या, इसमें सारे ऑप्शन हो सकते, आपको ऐसे पहले देखोगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि अरे इसमें से तो कोई भी हो सकता है, बट आप अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है आपने तो उसमें एक लाइन दी हुई है कि अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेस इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग that are very common in the root ecosystem. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. तो इससे क्लियरली आंसर अपने को पता चलता है कि इट इज ट्राइकोडर्मा। तो ये यही तो चीज़ है। अब हम देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये चारों में से कोई भी हो सकता है, बट यू नो इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, और अगर पढ़ी होगी तो उसका आंसर आपको तुरंत ऐसे आ गया होगा कि हाँ इट इज ट्राइकोडर्मा। अब इसमें हाँ, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसमें से करेक्ट ढूंढना है इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये भी देख लेना, ऐसे अंडरलाइन कर ही देने का कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। हमें पता है कि वो एन एरोबिक की वजह से होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। फिर मेथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम, ये भी ये उसी से रिलेटेड है, ये बायोगैस से रिलेटेड ही है, और इसमें भी एनारोबिक आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस इज प्योर मीथेन, हमने पढ़ा था इट इज प्रीडोमिनेंटली मीथेन से ज़्यादा होता है, बट प्योर मीथेन नहीं, उसके अंदर दूसरे गैसेस भी होते हैं, तो ये भी गलत होगा। तो वैसे तो ये सही हो ही गया है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट इज राइट सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जो सही। तो मैंने बोला था कि एक्टिवेटेड स्लज वाला ये आएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइसिया। अब ये क्वेश्चन पूरा यू नो इट्स चैप्टर में से नहीं है, इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो फ्रॉम ये अपना 11th आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो दूसरा चैप्टर है ना, मिनरल एंड मिनरल न्यूट्रिशन वाला, उसमें से ये काइंड ऑफ है। तो इसका आंसर ग्लोमस, अब वो पढ़ लिया होगा तो ये पी आ जाएगा। When domestic sewage mixes with river water, small animals like rats will die after drinking river water. चलो आगे पढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन। The increased microbial activity releases micronutrients such as iron. The increased microbial activity uses up dissolved oxygen. The river water is still suitable for drinking as impurities are only about 0.5%. लास्ट वाला तो गलत है, हमको पता है कि वो सूटेबल नहीं होता फिर अगर इम्प्योरिटीज हो जाती है तो। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा सेंस नहीं बता रहा, अब ये रेट्स कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, ऐसा भी लगेगा ऑप्शन पढ़ के, तो ये भी गलत ही है। अब द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी रिलीजेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, नहीं ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा चैप्टर में कैसा कुछ होता है, तो ऑप्शन सी, एंड इट डज मेक सेंस। The increased microbial activity uses up dissolved oxygen. Yes, it does. हमने वो BOD वाला पढ़ा था, तो it is related to that. अब ethanol is commercially produced through a particular species of, अब ये तो बहुत easy है, Saccharomyces हमने बहुत पढ़ा। The most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is, अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस तो नहीं बोलूँगा, बट ये अगर देखने में आपको, मुझे लगता है पता चलेगा कि आंसर, इसका आंसर क्या है। कि इथेनॉल हमने कभी ऐसे अगर वाइन, बियर, रम उनके बारे में पढ़ा हो तो हमने कभी ऐसे सोया मिल्क के बारे में कुछ सुना नहीं होगा, ना ही कॉर्न के बारे में और ना ही ग्राउंड में, बट मोलेसिस इज समथिंग जो हमने शायद सुना हो, और ये भी नहीं हो तो रिजेक्शन से ये आंसर हो सकता है। अब इसमें क्या है, हमको थोड़ा लगेगा कि बाहर का क्वेश्चन है, बट थोड़ा थोड़ा सेंस
इसमें हमको यूज़ करने का कि सोया जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ग्राउंड ग्राम भी नहीं होता, कॉर्न मिल भी नहीं होता, तो इट इज़ मोलासिस। रिजेक्शन वाले से भी कर सकते हैं। तो ये बाहर का होके भी अंदर का है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। अब इसमें लिखा है नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। अब राइजोबियम, नॉस्टॉक, माइकोराइज और एग्रोबैक्टीरियम। अब आई डोंट थिंक ये चैप्टर में एग्रोबैक्टीरियम के बारे में कुछ दिया हुआ है, बट इट इज़ इन अपना ये वाला चैप्टर, ये कौन सा है जिसके अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक में एग्रोबैक्टीरियम का दिया हुआ है। एंड इट इज़ नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। एग्रोबैक्टीरियम इज़ नॉट बायो फर्टिलाइजर। वो हेल्पफुल है एग्रोबैक्टीरियम, बट वो फिर बायोटेक में पता चलेगा क्या है। बट हमें पता है राइजोबियम भी है, नॉस्टॉक भी है, माइकोराइजा भी है। तो रिजेक्शन वाले से भी अपने एग्रोबैक्टीरियम कर सकते हैं। सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट इज मेनली अब हमको पता है प्राइमरी जो था उसमें तो सिर्फ ऐसे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन था, बट सेकेंडरी सुएज ट्रीटमेंट था वो बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा केमिकल हमको लग सकता है क्योंकि उसमें वो BOD भी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला, बट हम इसको फिजिकल तो नहीं बोलेंगे, मैकेनिकल भी नहीं है वो। तो अब इसमें से मोर अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ हम बायोलॉजिकली, अब बायोलॉजी पढ़ रहे अपन और तो सब बायोलॉजिस्ट, हम बायोलॉजी उसको टेक कर सकते हैं, नो वरीज। कंटिन्यूएशन एडिशन ऑफ शुगर्स इन फैट बैच फर्मेंटेशन इज डन टू। अब ये तो बाहर का क्वेश्चन है, जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी इसका डाउट आया था, मैंने बहुत लोगों से पूछा, बट दिस इज समथिंग के कि आपको इंटरनेट पे भी शायद 4 अलग आंसर मिलेंगे। इसका ऐसा है, मतलब कुछ तो कुछ ऑब्वियसली कुछ नहीं है, बट इसका जो आंसर था ऑफिशियल इट वॉज प्योरीफाई एंजाइम। अब ये बाहर का, अब इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेने का, ये वापस तो पूछेंगे ही नहीं, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ऐसे बाहर के तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और मोस्टली टेक्स्ट बुक ऐसे 1-2 बार के आ जाते हैं, बस उसका टेंशन नहीं लेने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। अब ये थोड़ा सा अपने लास्ट जो पैराग्राफ है चैप्टर का उसमें से आप पढ़ के इसको, ग्लोमस है इसका आंसर, अब उसके अंदर शायद एग्जैक्टली ना दिया हो फॉस्फोरस और दिया भी हो, बट ये पढ़ लेना। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, मोस्टली तो आई डोंट थिंक फॉस्फोरस का दिया है, या भी हो सकता है। लेट मी चेक ग्लोमस नहीं, इसमें दिया हुआ है, इट इज इन टेक्स्ट बुक। Which of the following helps in the absorption of phosphorus from soil by plants? ग्लोमस दिया आंसर क्लियरली दिया हुआ है। NCERT की लाइन है कि many members of the genus Glomus from mycorrhiza, the fungal symbiote in this association absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant. Which one of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria on sewage? अब इसका आंसर इज मार्श गैस। अब ये भी थोड़ा सा कि बाहर का है, बट इट्स काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सूवेज। अब इसका अगर अपने एक्सप्लेनेशन देखें तो अब मीथेन है, हाँ, तो इसका आंसर इज कि मीथेन कैन बी ऑल्सो बी कॉल्ड एज मार्श गैस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सूवेज। तो हमको पता है कि मीथेन इज नॉट प्रोपेन, ऑब्वियसली मेक्स सेंस, मीथेन इज नॉट प्रोपेन। मस्टर्ड गैस नहीं, लाफिंग गैस नहीं, तो रिजेक्शन वाले से भी मार्श गैस हो सकता है, बट याद रख लेना मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। Which one of the following is a wrong matching of a microbe and its industrial product while the remaining 3 are correct? जो रिमेनिंग 3 है वो करेक्ट है, तो काफ़ी एक्चुअली इजी क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटिकुलम का ब्यूट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड नहीं, तो या इनकरेक्ट है। Read the following statement having 2 blanks A and B. A drug used for A patients is obtained from species of the organism B. तो one correct option for the 2 blanks is, ये हमको पता है, इसका आंसर ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्राइकोडर्मा।
Which one of the following is an example of carrying out a biological control of pests and diseases using microbes? इसका आंसर इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रिकी है थोड़ा, बट इसका सही आंसर है बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड और कैरिंग आउट बायो पेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स. Just wait a minute. I don't think इसका आंसर BT cotton to increase BT cotton to increase cotton. So the following is an example of carrying out biological control of pests and ये थोड़ा सा उन्होंने मिक्स करके दिया है उसमें से अपने बायोटेक में से, तो इसका मैं चेक करके आपको बोल दूंगा, बट ये अभी डाउट में रखो. और इसको वैसे तो कैंसिल ही कर दो, बट ठीक है फिर कैन कीप इट, बाद में देख लेंगे. नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एसोलाइन राइस फील्ड इज, इसका आंसर एनाबीना, याद ही कर लेना एनाबीना. Yeast is used on the production of very easy question, bread and butter. Which one of the following microbes from symbiotic association with plants and helps them in their nutrition? ये भी काफ़ी easy है. It is Clomus obviously. फिर next question है patient brought to hospital with myocardial infarction is normally immediately given. ये हमने पढ़ा था, टेक्स्ट बुक की लाइन है. Streptokinase. Monoscus purpureus is yeast used in commercially in the production of, ये भी पढ़ा था हमने, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन. ये तो बहुत इजी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया मतलब. डोमेस्टिक डायरेक्ट वेरी इजी क्वेश्चन है ये. The domestic sewage in large cities is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plants. ओके ये हम लोग पहला सही लग रहा है, बट फिर भी हम दूसरे पढ़ लेते हैं. When treated in STPs does not really require the aeration stop. इधर से अपने को पता है कि गलत है, एरेशन चाहिए स्टार्टिंग में. Has very high amounts of suspended solids and dissolved solids. हाई अमाउंट्स नहीं होता है, हाई अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता. एज अ हाई BOD एज इट कंटेंट्स बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, तो गलत ही है. तो इसका आंसर ए. Read the following 4 statements. Colostrum is recommended for the newborn because it is rich in antigen. अब इसमें से अपने को देखने का हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. अब इसका क्वेश्चन बेसिकली है, तो अपने को देखना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है. तो ये तो गलत है. कोलेस्ट्रॉम इट इज़ नॉट रिच इन एंटीजन. चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. ये बाहर का क्वेश्चन है, बट चिकनगुनिया इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ओके. टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स. ये सही क्वेश्चन है, थोड़ा बाहर का है ये थोड़ा, बट फिर भी देख लें. बियर इज मैन्युफैक्चर, ये 2-3 चैप्टर को मिक्स करके पूछता है ये. बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस. अब मैंने वो बताया था ना आपको विद और विदाउट में, वो 4 लेटर वाला, तो वो याद करके इसमें से गलत आ जाएगा. तो कितने गलत है? 3. इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, मैंने बोला था आपको पूछेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है. प्रीडोमिनेंटली कौन सा अमाउंट होता है? मीथेन गोबर गैस के अंदर. ड्यूरिंग सुएज ट्रीटमेंट बायोगैसेज आर प्रोड्यूस विच इंक्लूड, ये वापस से बायोगैस पर क्वेश्चन आया, मैं बोला था दैट वाज इम्पॉर्टेंट. मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. अपने पहले में ही मिल गया, तो फिर देखने के नहीं, बट फिर भी ये देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं होता. फिर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन. तो आंसर आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर. अब ये चैप्टर अपना उसका है, अपने 11th में आपने पढ़ा होगा. 11th में वो वाला जो सबसे पहले आता है ना, डाइवर्सिटी में जो भी है, उसमें आपने आर्के बैक्टीरिया पढ़ा होगा. इट इज़ फाउंड इन डीप सी. अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, चलो बताओ कौन सा है. इट इज एस्परजिलस नाइजर. इट इज सिट्रिक एसिड. व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स. वापस से क्वेश्चन. मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2. देखा कुछ तो रिपीट होता है. वेरी इजी.
मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। अब इसमें मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें देखते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसा का क्या आएगा। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल A3 हो गया। मोनस्कस परप्यूरस, इसका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। फिर डी यही प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानिड्स, राइपनिंग ऑफ स्वीट्स इसका हो गया डी ऑप्शन। हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स दैट, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर हाई वैल्यू ऑफ BOD होता है तो इट इज़ वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, याद रखना। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 10, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड्स। ये वापस से सेम क्वेश्चन मैं डायरेक्ट टिक कर देता हूँ, बहुत ईजी है ये, पता चल ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन ऑप्शन। रॉन्गली मैच्ड, प्लीज़ पढ़ना, ये भी उसमें से ही क्वेश्चन है। ये मैं बोला ना, वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका भी इजी आंसर डी आएगा। इट्स वेरी 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 इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, से मैंने बोला था ये पूछेंगे वो। इट इज़ लाइक वेरी इजी, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इट्स प्राइमरी ट्रीटमेंट, हमको पता है कि सॉलिड्स प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही अपने निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। वापस से उसी पे क्वेश्चन, मतलब अब मैं थक गया यार बोल के। सेक्योर और पूछा तो भी करेक्टली मैच में सैकेरोमाइसिस सेरेविसा इथेनॉल सबको पता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट फिर भी अपने को पता है इसमें से विटामिन B12 का ही नाम है, तो फिर देखो वापस से ये भी मैं डायरेक्ट टिक कर देता हूँ। ये सब आपने पढ़ लिया, इसको बस अच्छे से एक बार पढ़ ही लेना, याद ही कर देना। फिर सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप इफ करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब इसमें से अपने को बैसिलस थेरेंजिस है, बैक्टीरियोवायरस है, ट्राइकोडर्मा है। वैसे अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि अपने को लगे कि हाँ इसमें तो सभी है। ओके चलो अपने ये C वाला कैंसिल हो गया। ये टोबैको क्योंकि न्यूक्लियो पे एक सेकेंड इसमें ना क्लियरली पूछा है बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो ओके ट्राइकोडर्मा एक हो गया, बैक्यूलोवायरस भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है, और बैसिलस थेरेंजिस भी बायो कंट्रोल एजेंट है। अब ये एग्जैक्टली ऑसिलेटर और राइजोबियम बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, इसका आंसर तो ए है, बट आगे देख लेते हैं। फिर इवन नॉस्टॉक एंड एजोस्पाइरलम, दे आर नॉट एक्जैक्टली बायो कंट्रोल एजेंट, दे कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स और टाइप्स। इसमें भी टोबैको मोज़ेक वायरस एफेक्ट से तो गलत ही हो गया। फिर मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। अब ये भी बहुत ईजी है, मैं सिर्फ टिक कर देता हूँ, उसका ऑप्शन ए है। हाँ इट्स ईजी, अब मैंने बहुत बार पढ़ लिया आपने। एक क्वेश्चन है जो प्रिंट नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। ए क्लोरेला, बी एनेबिना, सी लैक्टोबैसिलस एंड डी ट्राइकोडर्मा। इसका आंसर भी डी ट्राइकोडर्मा ही आएगा। तो इसके साथ साथ पूरा चैप्टर लाइक इट वुड बी अब क्लियर हो गया हमारा पूरा। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिए। अगर अब ये जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कौन सा वाला 15th वाला, इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो दे कैन वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है कुछ भी और। एंड क्या हैव अ गुड डे गाइस। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा चैप्टर नहीं, लाइक इफ़ यू हैविंग डिफ़िकल्टी इन 12th में या 11th में, तो विल ट्राई टू अपलोड देम एज क्विक एज पॉसिबल, जो भी आपको ऐसा थोड़ा सा डाउट लगता है। एंड जस्ट enjoy studying, that's it, bye bye।